हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कवर कर रहे थे वो था हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हमने यहाँ तक का सिलेबस कवर कर लिया था। आपको यदि मैं पिछली वीडियो का समराइज एनालिसिस बताऊं तो हमने डिस्कस किया था एक बार क्या कि एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर का मतलब है वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियस। मैग्नेटिक मीन्स द डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियस इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसका बिहेवियर में क्या चेंजेस है वो हम स्टडी करते हैं इसमें। और रेजोनेंस का मतलब है जो एनर्जी गैप बिटवीन द स्पिन स्टेट्स है किसी भी न्यूक्लियस की, जो स्पिन स्टेट्स है उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो जब इक्वल हो जाए किसके, जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहे हैं, जब वो दोनों मैच हो जाएगा तो रेजोनेंस अकर होगा। एंड इन दिस केस ऑफ रेजोनेंस द न्यूक्लियस विल बी ट्रांसमिटेड और एक्साइटेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से हमें मिलता है सिग्नल। ठीक है, तो यदि मैं आपको मोटा मोटा समझाऊँ तो ये आपका पिछले प्रिंसिपल्स थे जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में पिछले वीडियो में देखा है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। किसी भी कंपाउंड में कितने एनएमआर सिग्नल्स होंगे और द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब ये क्या है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो वो हम स्टडी करेंगे इसमें। देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या घूम रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, न्यूक्लियस का भी अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करते हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा उनका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। यानी कि एक तरह से ये लगा लीजिए कि द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गार्डिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को वो सेफ गार्ड कर रहा है किसके प्रति, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियस का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस का वो, और जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड वो, ये अपोज करते हैं किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया उतना एक्सपीरियंस नहीं करता न्यूक्लियस, वो कम ही करता है एक्सपीरियंस, फील्ड वो कम करता है। और इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड के लिए टर्म यूज़ की जाती है इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या है ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया। अब वो सेट ऑफ प्रोटॉन्स या वो सारे हाइड्रोजन्स, उनको इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा, किन्हीं दो हाइड्रोजन्स को, यदि इफ़ दे हैव सेम एनवायरनमेंट एंड दे फील सेम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो सेम फील करते हैं उन प्रोटॉन्स को हम कहेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और जो सेम नहीं करते या डिफरेंट एनवायरनमेंट में है उस केस को हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं। तो ऐसे इक्विवेलेंसी कंसेप्ट को हम कहते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, सो केमिकली जो इक्विवेलेंट है। सिमिलरली एक कंसेप्ट आता है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, वो भी हम आगे चल के भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल केवल इतना समझिए कि इन जनरल जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है दे वुड गिव राइज टू द सेम सिग्नल, एक ही सिग्नल आएगा उनका। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज दैट इज द केस ऑफ मीथेन। मीथेन में क्या है, 4 हाइड्रोजन है आपके पास CH4। तो 4 हाइड्रोजन है, इन चारों का अपना अपना अलग अलग 4 का सिग्नल आना चाहिए। सो PMR में 4 सिग्नल मिलने चाहिए, बट एज दीज 4 हाइड्रोजन्स आर लोकेटेड इन द सेम एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन चारों का केवल एक सिग्नल आएगा। राइट, so these 4 hydrogens are equivalent protons and that's why they would give rise to only one signal. ठीक है,
फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, सपोज कीजिए देयर इज एग्जांपल ऑफ इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं आप देख सकते हैं, 3 + 2, देयर आर टोटल 5 प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इन 5 में से आप खुद देखिए, एक तो सेट ये है जहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, एक ये है। यदि मैं क्या ये दोनों सेट आपको इक्विवेलेंट लग रहे हैं? नहीं, सिमेट्रिकल भी नहीं है। देखिए इस वाले कार्बन पे तो डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस वाले कार्बन पे जो CH3 वाला है वो दूर है क्लोरीन से। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अलग होगी, इस कार्बन पे अलग होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है सो इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, सो एनवायरनमेंट डिफरेंट है तो दैट मीन्स कि सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी डिफरेंट फॉर बोथ। दोनों के लिए अलग अलग सर्कुलेशन रहेगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इसका अलग रहेगा और इस कार्बन का अलग रहेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम जो मेथड अपनाते हैं दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। क्योंकि स्ट्रक्चर देख के आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, तो उसके लिए तरीका क्या है कि जिन दो सेट को आप कंपेयर करने लग रहे हैं 1 बाय 1, उनकी जगह जेड रख के देखेंगे हम। जेड कोई भी सिंबल है, हाइड्रोजन की जगह जेड रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यदि हमें सेम मॉलिक्यूल मिलता है तो हम कहेंगे दे आर इक्विवेलेंट, और यदि सेम मॉलिक्यूल नहीं मिलता देन दैट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉन इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में इस हाइड्रोजन की जगह यदि जेड लगा दिया जाए तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। सिमिलरली यदि ये CH2 की जगह जेड लगा दिया जाए तो आपको ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। नाउ कंपेयर दिस बोथ मॉलिक्यूल्स, आर दे सेम? क्या ये सेम है? नहीं, राइट। यहाँ पे जेड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में लगा हुआ है, तो कोई सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। तो जब अलग अलग कंपाउंड्स मिले दैट मीन्स दीज बोथ सेट्स CH3 और CH2 दे आर डिफरेंट, नॉन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एक सिग्नल इसका आएगा और एक सिग्नल आएगा इसका। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, चलो ठीक है इन दोनों का तो समझ आ गया, बट व्हाट अबाउट दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम सेट? क्या ये इक्विवेलेंट 3 हाइड्रोजन है? इनका भी तो अलग अलग आ सकता था। तो उस कंसेप्ट में देखिए क्या है, जो आपका CC बॉन्ड होता है ना, लेट्स सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन्स है, दिस और दिस, राइट। सो दिस सिग्मा बॉन्ड दैट इज दिस वन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है रूम टेम्परेचर पे ये इतना फ्रीली रोटेट करता है, रोटेशन इतनी फास्ट होती है कि ये तीनों हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे की जगह बदलते रहते हैं। ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह, और ये इसकी जगह। तो ये रोटेशन इतनी फास्ट होती है कि रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे हम इस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये तीनों के तीन ड्यू टू फ्रीक्वेंट रोटेशन ऑफ CC बॉन्ड, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स आपके इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, तो इनका एक सिग्नल आएगा। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इस CH2 को देखिए, यहाँ पे जो CH2 है ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं CH2 की बात कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट है या नहीं है? ठीक है, CH3 का तो देखो आपको समझ आ गया। नाउ व्हाट अबाउट CH2 के जो 2 हाइड्रोजन है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखिए, ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें एक बार आप इस H को रिप्लेस करें और एक बार इस H को, और दोनों को ऑब्जर्व करें, ये 2 मॉलिक्यूल मिले आपको। सो आर दे सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल? ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री यदि आपने पढ़ी है तो आप समझ सकते होंगे कि दीज बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ इट ईच अदर, सो दे आर इनैंशियोमर्स। तो ऐसे पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स जिनसे सब्स्टिट्यूशन करने पे आपको इनैंशियोमर्स मिलते हैं उनको कहा जाता है इनैंशियोटोपिक प्रोटॉन्स। इनैंशियोटोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, सो ये जो CH2 थे ये आपके इनैंशियोटोपिक थे। ठीक है, और यदि हम इस मिथाइल और इस CH2 की बात करें सो दे आर डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स, क्योंकि 2 डायस्टीरियोमर मिल रहे हैं। ये डायस्टीरियोमर अलग है, ये डायस्टीरियोमर
अलग है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी, एनिसोट्रोपिक एंड डायस्टीरियोट्रोपिक। ठीक है, एनवायरमेंट्स की बात करें, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सो हेंस दे आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट एंड दस वुड गिव राइज टू वन सिग्नल इफ PMR इज स्कैंड इन अकार्डल सोलवेंट। देखिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव सोलवेंट यदि होगा तो वो सोलवेंट इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा और आपको एक सिग्नल मिलेगा। लेकिन यदि आपका कार्डल सोलवेंट हुआ तो ये दोनों के दोनों प्रोटॉन भी दो अलग अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फटाफट एग्जांपल ज़रूरी है। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कितने सेट्स ऑफ सिग्नल मिलेंगे आपको। देखिए, एक तो है ये CH3, एक ये CH3 और बीच में कहीं एक हाइड्रोजन है, तो देखा जाए 3 सिग्नल मिलने चाहिए, बट यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से प्लेन पास कर रहा है, सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये दोनों के 6 के 6 हाइड्रोजन्स, 3 ये और 3 ये आपके सेम सिग्नल देंगे, इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि जेड को यहाँ से रिप्लेस कर दो या यहाँ से रिप्लेस कर दो, आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आसान सा तरीका यही होता है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, जो इक्वल हाफ होंगे तो वो सेम मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे। सर, तो यहाँ पे कितने सिग्नल्स हो गए, इन 6 का एक सिग्नल और एक सिग्नल रहेगा इस हाइड्रोजन का। ठीक है, सो 2 सिग्नल। अब इसमें क्या है, एन प्रोपाइल क्लोराइड में यहाँ पे एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इसका और एक सिग्नल इसका, क्योंकि कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो 3। यहाँ पे प्लेन सिमेट्री है, हाँ बिल्कुल, ये दिस इज द प्लेन, आप देख सकते हैं, राइट। सो ये चारों के चारों का एक सिग्नल आएगा और यहाँ पे कोई प्लेन सिमेट्री है, नो, तो एक इसका और एक इसका, 2 PMR सिग्नल्स वुड बी देयर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सिग्नल इसका। अब इन दोनों को देखिए आप, क्या ये एनिसोट्रोपिक है या इक्विवेलेंट है। तो उसका तरीका क्या है, मैंने जो बताया, सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। पहले हमने इस H को बदलेंगे तो हमें ये मॉलिक्यूल मिल रहा है, इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब दोनों मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, आर दे सेम, ये मॉलिक्यूल को और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है, नहीं, दे आर डिफरेंट, दे आर डायस्टीरियोमर। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, एनिसोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक। तो यहाँ पे कितने सिग्नल है, 1, 2 एंड 3। और ये जो ऐसे हाइड्रोजन है जो एक ही कार्बन पे है, उनको कहते हैं जेमिनल। ठीक है, ये वर्ड आगे आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, एक, ओके। सेकंड, कोई सिमेट्री है, नो, अगेन CH2 Cl। ठीक है, तो एक ये और एक ये, 4 डिफरेंट सिग्नल मिलेंगे। वजह क्या है, क्योंकि ये देखिए, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सिस भी हो सकता है और ये होएगा ट्रांस। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर मिलेंगे, सो दैट्स वाई 4 सिग्नल रहेंगे। यहाँ पे देखिए आइसोब्यूटाइलिन, इस मॉलिक्यूल में कितने देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से इन दोनों 6 के 6 का एक सिग्नल, इन 2 का सेम सिग्नल। इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, नो, सो सबका अलग अलग सिग्नल। ठीक है, यहाँ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें रोटेशन कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, CC बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल नहीं है, केवल यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इन तीनों का एक सिग्नल रहेगा। अब कितने हाइड्रोजन्स है, देखिए, ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जिसकी वजह से इन दोनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल और जो डाउनवर्ड है इन दोनों का एक सिग्नल। तो 1, 2, 3, चौथा कौन सा बच गया, दिस वन, Hb। सो देयर वुड बी 4 PMR सिग्नल फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है,
अब कुछ वो देख लेते हैं क्वेरीज। सो क्वेरीज में जैसे पहले मॉलिक्यूल ये देखिए, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑक्सीजन से पास करता हूँ। तो यानी कि ये CH2 का ये इन दोनों का एक सिग्नल आएगा और मिथाइल ग्रुप का एक सिग्नल। सो देयर वुड बी 2 सिग्नल्स। तो आप देख सकते हैं देयर आर 2 सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल में देखिए क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो। तो एक सिग्नल रहेगा इसका, एक रहेगा इसका, एक रहेगा इसका, तो 3 सिग्नल वुड बी देयर। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए जैसे यहाँ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ताकि आसान रहे। अब एक्सटेंड करने पे कितने, देखिए जो OH वाला है मोबाइल प्रोटॉन्स है, ये मोबाइल प्रोटॉन कहा जाता है OH को। OH के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको कहा जाता है मोबाइल प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से ये सिग्नल कई बार देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये इतना मैटर नहीं करता। बट यहाँ पे इन हाइड्रोजन्स को यदि हम काउंट करें, देखिए ये सिमेट्री है कोई? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो, कोई प्लेन सिमेट्री इधर भी नहीं है, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं है, सो दैट्स वाई सभी अलग अलग सिग्नल देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, और 5वां आपका दिस वन OH का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस मॉलिक्यूल को देखिए, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो। तो कितने सिग्नल्स? CH3 एक सिग्नल रहेगा। बट यहाँ पे अब हाइड्रोजन्स का केस में क्या है, देखिए CH3 को अबव द प्लेन लिख सकते हो आप, ये लाइक दिस। CH3 अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन। अब यहाँ कितने सिग्नल है? एक तो ये रहा, ओके। सेकंड ये भी ठीक है। बट ये दोनों सेम क्यों नहीं है? वो सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन है, ये इसके सिन है, सेम फेस पे है। बट ये वाला प्रोटॉन इसके अपोजिट फेस पे है। समझ में आ रहा है? यदि हम यहाँ जेड रखेंगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ जेड रखेंगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा। सो दैट्स व्हाई देयर वुड बी डिफरेंट सिग्नल। तो कितने सिग्नल हो गए? 1 2 3 4 सिग्नल्स भी है। इसमें तो देखिए, इसमें कितने सिग्नल रहेंगे आपके पास? क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इन दोनों का एक सिग्नल और एक सिग्नल CH2 का। सो देयर शुड बी 2 सिग्नल्स। आप देख सकते हैं देयर आर 2 सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल में देखिए, क्या सिग्नल प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये 10 के 10 आपका एक सिग्नल देंगे। ऐसे ही ये साइक्लोहेक्सेन में दिस 6 के 6 कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन हैं, 12 हाइड्रोजन, सभी का एक सिग्नल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। हाउ मैनी PMR सिग्नल्स वुड सिस एंड ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन शो? स्ट्रक्चर बनाए इसकी 1,2-डाइब्रोमो, ये लो, ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, फर्स्ट पोजीशन ये दी है तो सेकंड ये। सो 1,2-डाइब्रोमो और सिस है, यानी कि दोनों ब्रोमीन सेम फेस पे है। तो ब्रोमीन सेम फेस पे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये है ट्रांस। ठीक है, आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लाई कर रही है, यस, दिस वन, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक सिग्नल देंगे। ठीक है, सो एक सिग्नल हो गया इनका। नाउ दिस हाइड्रोजन इज सिस विद रिस्पेक्ट टू द ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में सिस है। बट ये वाला हाइड्रोजन क्या है? एंटी ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन, अलग अलग है। यहाँ जेड रखेंगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ जेड रखेंगे तो अलग मॉलिक्यूल मिलेगा। सो दैट्स वाई इनका सिग्नल होगा अलग, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। सो 3 सिग्नल वुड बी देयर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो, यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यहाँ से यदि आप 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ब्रोमीन यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। ठीक है, सो रोटेशन करने से आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन
इनका सेम एनवायरनमेंट है तो एक सिग्नल रहेगा। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस है, देखिए ये हाइड्रोजन की यदि हम बात करें, ये इसके तो सिस है, ठीक है, लेकिन इस ब्रोमीन के ट्रांस है। ऐसे ही निचले वाले बी को देखो, ये इसके तो सिस है बट इसके ट्रांस है, तो दोनों के दोनों जब आप जेट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिलेगा दोनों के इसमें। सो दैट्स व्हाई दीज टू हाइड्रोजन विल बी कंट्रीब्यूटिंग सिंगल सिग्नल इन द पीएमआर। सो 1 2 यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 सिग्नल, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सिस और ट्रांस आइसोमर में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 आइसोमेरिक डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डाइमिथाइल यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप है साइक्लोप्रोपेन में। पहला केस क्या हो सकता है, एक ही कार्बन पे दोनों हो। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग कार्बन पे है बट एक तो ट्रांस है और दूसरा सिस है, ठीक है। तो ये 3 आइसोमर बनते हैं, हमें तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीएमआर। वो कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर को एनालाइज कीजिए। इस मॉलिक्यूल में देखिए, सबसे पहले ये CH3 हो या ये CH3 हो, आपको सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है इन दिस वे, ठीक है। तो जिसकी वजह से, और साथ ही में एक इस ट्रायंगल के प्लेन में भी सिमेट्री है, तो जिसकी वजह से इन चारों का एक सिग्नल रहेगा और इन 6 का एक सिग्नल, तो 2 सिग्नल वुड बी देयर। ऐसे ही ट्रांस में हम ऊपर देख ही चुके थे, ट्रांस में कितने थे आपके, 2 थे। यहाँ पे कितने सिग्नल आते हैं, एक CH3 इसका, ठीक है, एक इसका हो गया, एक इसका, और इन दोनों का भी एक सिग्नल, ठीक है। तो 3 सिग्नल वुड बी देयर। और सिस के केस में आपको 4 सिग्नल मिलेंगे, एक मिथाइल ग्रुप का, एक हाइड्रोजन्स का, और ये दोनों क्योंकि आपके सिस है कॉन्फ़िगरेशन तो ये भी अलग अलग सिग्नल देंगे। सो ओवरऑल देयर वुड बी 4 सिग्नल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास एग्जाम में। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। आपके पास पेयर ऑफ कंपाउंड दिए गए हैं, आपको NMR बेस पे डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट हिंट जो यहाँ मिल गया वो क्या, कि इन दोनों के सिग्नल डिफरेंट आने वाले हैं, ठीक है। हमें केवल ये बताना है कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं। अब जैसे यहाँ देखिए इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का, ओके, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो एक इसका और एक इसका, टोटल कितने हुए, 3। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो 6 के 6 का एक सिग्नल रहेगा, राइट। सो 3 इसमें और 1 एसीटोन में, सिग्नल अलग अलग आ गए तो आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ऐसे ही यहाँ कितने होंगे, एक सिग्नल इसका, 2 3, यहाँ पे अगेन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्नल, 1 and 2। यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक ही सिग्नल रहेगा। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है सो 1 2 and 3। यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इस CH2 का दोनों का एक सिग्नल और मिथाइल ग्रुप का एक सिग्नल, तो 2 सिग्नल वुड बी देयर, ठीक है। तो ये आपके पास कंसेप्ट है और प्रैक्टिस के लिए ये सारे आपके पास क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करके देखिए। कुछ ना समझ आए कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। देखिए हमने ये समझ लिया कि किस मॉलिक्यूल में कितने सिग्नल आने वाले हैं, पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ है उसको समझने के लिए कोई स्केल तो होगा ना, राइट। जैसे आपका FTIR आपने पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर पे हम लेते हैं, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लैम्डा लेते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई स्केल लेते हैं जिस पे हम सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्केल आते हैं, एक तो है आपका डेल्टा स्केल और एक आपका आता है टाउ स्केल, ठीक है। डेल्टा और टाउ में क्या रिलेशन है, देखिए डेल्टा यदि 1 है 10 में से माइनस कर दो तो टाउ कितना हो गया, 9। ऐसे ही यदि टाउ 1 है तो डेल्टा कितना हो गया, 10 में से माइनस कर दीजिए, दैट इज 9।
ठीक है, तो ये आपका रहेगा स्केल का। अब कंसेप्ट आता है शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। देखिए शील्डिंग और डीशील्डिंग को समझिए, कंफ्यूजन मत होना। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या घूम रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब क्या है, वो शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, सो ऐसा सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोटेक्ट करे न्यूक्लियस को, उस फिनोमेना को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। वहीं यदि अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि वो सर्कुलेशन होने के बावजूद भी प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है, तो हम कंसेप्ट लेते हैं डीशील्डिंग का। ठीक है, तो बेसिकली शील्डिंग एंड डीशील्डिंग किससे डील करता है कि सिग्नल की पोजीशन कहाँ है, डेल्टा स्केल में वो कहाँ पे सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सामने एग्जांपल है। जो आपका नॉर्मल CH बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, ये आपके पास क्या है, स्पिनिंग न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस है, अपोज करना चाहेगी। साथ ही में जो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन है, राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था, उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, सो दैट इज द सर्कुलेशन इन द केस ऑफ एल्केन। सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे है उन सभी में अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। सो कहीं ना कहीं शील्डिंग होगी, ये शील्ड करने लग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है दैट इज शील्डिंग दिस न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आ गया आपका शील्डिंग का। नाउ अनदर केस लेते हैं, दैट इज द केस ऑफ बेंजीन। बेंजीन में क्या है, आपको पता है कि 6 कार्बन एटम है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं रिंग फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है, एक है डाउनवर्ड। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन हमेशा ही वो ऑप्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो अपोज करे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये अपोज कर रहा है, बट जो आपके हाइड्रोजन्स है वो इस एरिया में नहीं लाई कर रहे हैं, वो कहाँ है, दिस में, अपोजिट साइड, दूर है। तो जिसकी वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, वो हमेशा सर्कुलर होती है। ठीक है, लूप में चलती है। तो यदि यहाँ से डाउनवर्ड है तो यहाँ तक का अपवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, इस हाइड्रोजन क्या फील कर रहा है कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड था ही, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी इसको इसी की पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड यदि ये 10 टेस्ला का था तो हो सकता है ये 11 टेस्ला फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंसेप्ट की वजह से ये क्या है आपका डीशील्डिंग का कंसेप्ट। हाइड्रोजन क्या फील कर रहा है, अपने आप को डीशील्ड फील कर रहा है कि प्रोटेक्शन तो दूर की बात, यहाँ पे तो रीइंफोर्समेंट हो रही है। ठीक है, तो बेंजीन के केस में डीशील्डिंग रहेगी, एल्केन्स के केस में आपके पास शील्डिंग रहेगी। सिमिलरली आपका एल्कीन्स का केस है, ये आपके पास क्या है, लेट सपोज कार्बोनिल ग्रुप है CX बॉन्ड, तो वही सेम पैटर्न है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है नीचे भी है, सर्कुलेशन इस प्रकार से है कि अपोज कर रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो दूर है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या फील कर रहा है, रीइंफोर्समेंट 11 टेस्ला फील कर रहा होगा, लेट्स सपोज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी डीशील्डिंग का केस है। अब बात करते हैं हम स्पेशल केस की, जो कि है एल्काइंस। एल्काइंस के केस पे क्या है, आपके पास है 2 डबल बॉन्ड होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन्स। ठीक बात है। अब इस केस में ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड्स आपस में रोटेशन है इस प्रकार से कर रहे हैं सिलेंड्रिकल वे में, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल देखिए ये सर्कुलेशन हो रहा है और इस सर्कुलेशन में डाउनवर्ड है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस प्रकार से रहेगी कि वो हमेशा अपोज करे। तो ये अपोज कर रहे हैं किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, बेंजीन और एल्कीन के केस में हाइड्रोजन यहाँ थे, बट यहाँ पे ओरिएंटेशन इस प्रकार से हो गई है कि वो इसी लाइन पे है, तो ये भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड अपोज कर रहे हैं।
ठीक है। सो हाइड्रोजन क्या फील कर रहे हैं दोनों के दोनों, दे आर फीलिंग द लेस मैग्नेटिक फील्ड लेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से यदि ये 10 टेस्ला था तो हो सकता है ये 8 टेस्ला ही फील कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट फिर से क्या आ गया, शील्डिंग का। तो याद रहेगा एल्काइन और एल्केन, ये केस किसके हैं, ये है आपके केस शील्डिंग के। और सिमिलरली बेंजीन और एल्कीन, ये केस किसके हैं आपके पास, डी शील्डिंग के। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और डायग्राम बना लेना है ये। ठीक है, तो ये था। और इसी को पैराग्राफ में स्टडी करते हैं। व्हेन इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट द अप्लाइड फील्ड, द एक्चुअल फील्ड एक्टिंग ऑन प्रोटॉन डिक्रीजेज एंड दैट्स व्हाई प्रोटॉन इज सेड टू बी शील्डेड। In order to get an absorption signal, the applied field has to be increased somewhat to reach the same effective field strength at which absorption occurs. So therefore, shielding shifts absorption upfield. मैंने आपको upfield का concept बताया था कि आपके पास let's suppose this is the graph, यहाँ पे ये वाली साइड होती है upfield, ये वाली साइड होती है downfield। तो जो shielding protons है उनके कहाँ सिग्नल आएगा, upfield में, और जो डीशील्डेड है उनका कहाँ आएगा, डाउनफील्ड में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है शील्डिंग और डीशील्डिंग का। ये देखिए डीशील्डिंग शिफ्ट्स एब्जॉर्प्शन डाउनफील्ड। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो एल्काइंस है उनके शील्डिंग होती है और अपफील्ड एब्जॉर्ब करेंगे, वेयर एज बेंजीन आर डीशील्डेड एंड एब्जॉर्ब डाउनफील्ड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका शील्डिंग डीशील्डिंग का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपके पास सामने, दैट इज द केमिकल शिफ्ट। अब ये केमिकल शिफ्ट क्या है, देखिए केमिकल शिफ्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपके पास लेट्स सपोज ये ग्राफ था, ठीक है, इस ग्राफ में ये आपका स्टैंडर्ड सिग्नल आता है हमेशा ही अपवर्ड। तो यानी कि यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ आता है इस तरह। तो हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड से कितनी दूर मेरा सिग्नल आया है उसको कंसेप्ट को कहा जाता है, उस डिस्टेंस को कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल रिजल्टिंग थ्रू शील्डिंग एंड डीशील्डिंग बाय सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए केमिकल शिफ्ट। ठीक है, सो केमिकल शिफ्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ हर्ट्स की यूनिट में किया जाता है। और यहाँ पे जो आप स्टैंडर्ड यूज करते हैं रेफरेंस, वो रेफरेंस क्या होता है, टेट्रामिथाइल साइलेन। टेट्रामिथाइल साइलेन क्या है कि आपके पास सिलिकॉन है और सिलिकॉन पे आपके पास 4 क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, ऐसे यहाँ CH3, ये CH3 और ये CH3, ये क्या है, टेट्रामिथाइल साइलेन। तो ये आपका TMS कह देते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में कि वाई TMS इज चूजन एज ए रेफरेंस। तो उसकी वजह क्या है, ये 4 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, इसको याद कर लेना। पहला पॉइंट देखिए, कितने सिग्नल आने चाहिए, 12 प्रोटॉन्स है और 12 के 12 इक्विवेलेंट है। So it has 12 magnetically equivalent proton. Even very small amount of TMS produces a very sharp signal. Intensity would be high. पहला पॉइंट, ठीक है, हमें रेफरेंस की इंटेंसिटी अच्छी खासी मिलेगी। दूसरा, TMS proton absorb at field much higher than proton in most of the usual organic compound। यानी कि TMS के जो प्रोटोन है दैट दे वुड बी हाईली शील्डेड। और शील्डेड कहाँ पे हैं, अपफील्ड में, यानी यहाँ सिग्नल। तो सबसे इधर सिग्नल आएगा, जिससे केमिकल शिफ्ट को मेजर करना काफ़ी आसान रहेगा। नेक्स्ट, केमिकली इनर्ट है और हाईली वोलेटाइल है। ठीक है, तो जैसे ही स्कैन हो जाएगा, स्कैन होने के बाद TMS को रिमूव करना भी आसान है। और केमिकली ये क्या है, इनर्ट, कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एंड लास्ट वन, इट इज़ हाईली मिसिबल विद मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक जो सोलवेंट है जैसे CdCl3 वगैरह, CCl4,
सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सोल्यूबल है, मिसिबल है। ठीक है, सो ये जो 4 पॉइंट है ये इसको बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बनाते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट केमिकल शिफ्ट के लिए देखिए कि यूनिट्स क्या है। यूनिट्स रहेगी पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, अब ये पीपीएम क्या है उसको समझिए। आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा, ये देखिए दिस इज द डेल्टा स्केल। मैंने कहा था ना 2 स्केल है, डेल्टा और टाउ। टाउ को निकालना है, 10 में से माइनस कर दीजिए, आपका टाउ स्केल निकल जाएगा। डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, केमिकल शिफ्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप उस सैंपल को स्कैन कर रहे हैं। 60 मेगाहर्ट्ज़ है, 100 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, तो वो वैल्यू। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज हम यहाँ बात करते हैं प्रोटॉन्स ऑफ एसीटोन एब्जॉर्ब्स एट 126 हर्ट्ज़। मान लीजिए 126 हर्ट्ज़ पे डाउनफील्ड है फ्रॉम टीएमएस। ठीक है, टीएमएस से 126 हर्ट्ज़ डाउनफील्ड आ रहा है सिग्नल। ठीक है, इसको केमिकल शिफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीपीएम में। यहाँ पे डेल वी की जगह रखेंगे 126, आप देख सकते हैं 126 फॉर्मूला में मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ओके, कितने पे स्कैन किया गया, 60 मेगाहर्ट्ज़। मेगा क्या होता है, 10⁻⁶। सो 60 मल्टीप्लाइड बाय मेगा, मेगा क्या है 10⁻⁶। ये कट जाएगा, सॉर्ट आउट करने पे ये वैल्यू आई। सो इसका मतलब जो एसीटोन का प्रोटॉन है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, 2.1 पीपीएम पे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जब आपके पास हर्ट्ज़ का स्केल था तो हमें ये पीपीएम का स्केल लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई। 126 हर्ट्ज़ पे ही भी कह सकते थे हम आ रही है सिग्नल। अब इसका आंसर आपको मिलेगा इस एग्जांपल से। सपोज कीजिए इसी मॉलिक्यूल को आपने 60 की बजाय 100 मेगाहर्ट्ज़ पे स्कैन किया। ठीक है, सो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे हमें क्या मिला कि जो प्रोटॉन का सिग्नल है वो 210 हर्ट्ज़ पे आया। यहाँ पे कितने पे आया था, 126। तो पहली बात तो ये वेरिएशन आ गया। अब कंपाउंड तो सेम है, तो आपके पास है यदि सिस्टम चेंज किया है इवन देन आपका सिग्नल एक ही जगह आना चाहिए ताकि हमें आसानी हो। बट हर्ट्ज़ के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वेरिएबल है, वेरी कर सकता है। तो इसलिए हमने हर्ट्ज़ को एज अ यूनिट नहीं लिया केमिकल शिफ्ट का। अब इसका पीपीएम निकालते हैं, तो फिर पीपीएम क्यों लिया वो भी देखते हैं। इसको आप सेम फॉर्मूले में फिटअप करें तो 210 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ कितने पे लिया गया, 100 मेगाहर्ट्ज़। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस काट दीजिए, सेम वैल्यू आई है 2.1, यहाँ पे भी 2.1 था। क्लियर है, तो अब आप समझ गए होंगे वाई वी हैव चूजन द पार्ट्स पर मिलियन एज अ यूनिट फॉर द केमिकल शिफ्ट। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे भी आपको सेम सिग्नल मिल रहा है सेम पीपीएम पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा, द केमिकल शिफ्ट्स व्हेन रिपोर्टेड इन पीपीएम इज डायमेंशनलेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो दैट इज वाई वी हैव चूजन दिस पीपीएम कंसेप्ट। याद रहेगा, डेल्टा निकालना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है तरीका। अब ये आपको रट्टा मारना है, समझना है, समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है ये। देखिए ये आपका ग्राफ रन होता है ऐसे, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती है। पहले 10 का स्केल आएगा, 9, 8, 7 डिक्रीज क्या कर रहा है, डेल्टा स्केल। बट टाउ स्केल क्या है, अपोजिट है, 10 माइनस डेल्टा, तो ये इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि मोस्टली हम डेल्टा स्केल यूज़ करते हैं, टाउ नहीं यूज़ करते, तो इसके लिए हम डेल्टा की ही बात करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन दिस वे। अब ये आपका सिग्नल कौन सा आ गया, मैंने कहा था टीएमएस का सबसे अपर राइट। तो ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाएगा अपफील्ड, मैंने पहले भी बताया था। और ये क्या था, डाउनफील्ड। और ये क्या है, शील्डेड, और इधर क्या है, डीशील्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास कंसेप्ट है, इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ना एग्जाम्पल, ये ऐसे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में कई बार आए हुए हैं।
तो इनको अच्छे से समझ लीजिए कैसे ऑप्ट कर रहे हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। कोई अननोन कंपाउंड है, 2 सिग्नल आ रहे हैं, एक सिग्नल 139.2 हर्ट्ज पे या हर्ट्ज पे है, हमें पीपीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द 430 हर्ट्ज पे, डाउन फील्ड फ्रॉम टीएमएस इन सिस्टम ऑपरेटिंग एट 60 मेगाहर्ट्ज। ओके, सो व्हाट विल बी देयर रिलेटिव पोजीशन व्हेन मेजर्ड ऑन 100 मेगाहर्ट्ज। 60 के बजाय यदि 100 पे कर दिया तो हर्ट्ज में कौन सी पोजीशन आएगी वो बताएं, और साथ में केमिकल शिफ्ट भी बताएं दोनों की, डेल्टा और टाउ वैल्यू में। ठीक है, तो पहले केस को लेते हैं 60 मेगाहर्ट्ज पे। फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, इसमें पुटअप कीजिए सारी वैल्यू। और पुटअप करने के बाद ये वाला फॉर्मूला नहीं, सॉरी ये वाला, ये फॉर्मूला था 60 मेगाहर्ट्ज, देखिए कितने पे 139 हर्ट्ज, 139 10⁶, 60 मेगा, सॉर्ट आउट कीजिए 2.232, तो टाउ वैल्यू क्या होगी, 10 में से माइनस कर दी, तो ये तो है एक सिग्नल। सिमिलरली सेकंड सिग्नल के लिए क्या है आपके पास, सेम फॉर्मूला, क्या आया इस पे। अब बात करते हैं कि 100 मेगाहर्ट्ज पे कितने पे आएगा, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, एक पे पता है ना कितना हर्ट्ज है, 1/10, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो जिस पे ये ऑपरेट कर रहा है 60, मेगा मूगा छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें फाइंड आउट कितने पे करना है, 100 पे, ठीक है। तो या फिर इसको और भी तरीके से याद करने के लिए मैथ में सिस्टम आता है, 60 मेगाहर्ट्ज पे कहाँ पे आई वैल्यू, 139 समथिंग पे, ठीक है। एक पे कहाँ आएगी, 139 समथिंग डिवाइड बाय 60, और 100 मेगाहर्ट्ज पे, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, 139.2 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो ये लिखा है, ठीक है। मेगा मेगा आपस में कट जाएगा, ठीक है, और आपको दो भी वैल्यू मिलेगी, दैट वुड बी द पोजीशन ऑफ द सिग्नल एट इन 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर इन हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास मेथड। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द केमिकल शिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके पास कुछ सारा नहीं याद करना, तो इस ग्राफ को याद कर लीजिए, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। देखिए ये आपका डेल्टा का स्केल है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ठीक है, डेल्टा स्केल है। यहाँ पे 0 पे क्या आएगा, टीएमएस का सिग्नल। 0 से 2 तक इस एरिया में किस किस की वैल्यू आएगी वो आपके पास देख सकते हैं, जितने भी एल्केन्स हैं, ये एल्केन्स है, साइक्लोप्रोपेन, एल्केन, उन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 2 डेल्टा के बीच में, 0 से 2 ppm के बीच में। ऐसे ही जितने भी आपके पास है एल्काइंस है, CO के साथ वाला कार्बन है, हाइड्रोजन्स है, ठीक है, अमाइंस है, थायोल्स है, बेंजीन का CH2 है, वो सब किस रेंज में आएगा, 2 से 3 वाली रेंज में सिग्नल देगा। OH और NH जो मोबाइल प्रोटॉन्स है, देख सकते हैं कितनी वाइड रेंज है, अबाउट 0.5 से लेके 5 तक, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट जितने भी हेलो एल्केन्स हैं मोस्ट ऑफ द केस में, वो कि कहाँ से कहाँ तक है, 3 to 5। नेक्स्ट ये आपके पास जो रेंज है 4.5 to 7 तक की, ये किसके लिए है आपके पास, एल्कीन्स के लिए। और 7 से ऊपर ये किसके लिए रेंज आ गई, बेंजीन्स के लिए, बेंजीन के जो न्यूक्लियस प्रोटॉन्स हैं उनके लिए। 9 से 10 के बीच में क्या आ जाएंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और 10 से भी ऊपर आपके क्या आ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास पैटर्न है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हमने केमिकल शिफ्ट समझ लिया, पीपीएम का कंसेप्ट भी समझ लिया, डेल्टा क्या है, टाउ क्या है, वो सब ठीक है, ओके। बट कुछ फैक्टर्स भी तो होंगे ना जो अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को, यानी कि जो सिग्नल आने वाला था उसकी जो पोजीशन है उसको अफेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर ज़रूर होंगे। और यहाँ पे 3 फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि सिग्नल की पोजीशन क्या रहेगी आपके पास। ठीक है, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, या तो विड्रॉइंग या डोनेटिंग। ठीक है, तो सारा खेल किसका है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो किसी भी हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है, शील्डिंग हो रही है। और शील्डिंग वाले कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, अपफील्ड। ये यदि ग्राफ है तो अपफील्ड जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई यदि आपकी शील्डिंग हो रही है। ठीक है, सो प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट इन डेल्टा वैल्यू सिंपली इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीजेज। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रहेगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। तो हाइड्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सर्कुलेशन या डेंसिटी घटेगी। डेंसिटी घटी तो डीशील्ड हुए तो कहाँ शिफ्ट हुए, डाउनफील्ड। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, DDHD। यदि कंफ्यूजन भी याद आए आपको, DDHD, जिसका मतलब क्या है, डीशील्डिंग, डाउनफील्ड, हायर डेल्टा वैल्यू। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है, हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हायर वुड बी डीशील्डिंग एंड हैंस हायर डेल्टा वैल्यू वुड बी देयर फॉर केमिकल शिफ्ट। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, यहाँ पे 4.26 पे आया, इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 3.4, 3, 2.6। तो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रही है तो डेल्टा वैल्यू भी बढ़ रही है, डीशील्डिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो सिमिलरली यदि एक से ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है तो उनका ज़्यादा डीशील्डिंग होगी, 3 है तो और ज़्यादा होगा। राइट, तो ये बेसिक से कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है उसको समझिए। आपने अभी एल्काइंस का सर्कुलेशन पढ़ा था, एल्काइंस और एल्कीन्स, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में ईदर शील्ड और डीशील्ड। शील्ड किस केस में कर रहा था, एल्काइंस के केस में। डीशील्ड किस केस में कर रहा था, एल्कीन के केस में। सो दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन अराउंड द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि हाइड्रोजन कहाँ लोकेटेड है। यदि वो सिस्टम से दूर है तो डीशील्ड हो रहा था, लेकिन यदि सिस्टम के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो वो शील्डिंग हो रही थी। सो ये कौन डिसाइड करने लग गया है, दैट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, लोकेशन क्या है। सो सच इफेक्ट विच डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोटॉन रिलेटिव टू इंड्यूस्ड फील्ड इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। राइट, अब एग्जांपल के लिए बेंजीन आपने ऐसे लिया था, याद हो, ये आपका पास मैग्नेटिक फील्ड था इन दिस वे, और यहाँ पे क्या थे आपके पास, हाइड्रोजन्स थे। आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, ये ऐसे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बट हमने नहीं लिया ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। सो दैट वाज द रॉन्ग पोजीशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन हमेशा ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज करना चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में था। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन की वजह से जो हाइड्रोजन की लोकेशंस है वो डिफर कर गई, और जिसकी वजह से हमें अलग अलग शील्डिंग डीशील्डिंग का कंसेप्ट देखने को मिला। ठीक है, सो ये था आपका सेकंड इफेक्ट। नाउ थर्ड इफेक्ट आपके पास आता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी असर पड़ता है। द प्रोटॉन विच एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक OH, NH2 दे शो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन। या आप देख सकते हैं 0.5 से 5 ppm तक बहुत ही वाइड रेंज थी। सिंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है,
जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, डीशिल्डिंग होते हैं। सो प्रोटोन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट डीशिल्डेड। स्ट्रोंगर द हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर वुड विद द डीशिल्डिंग, उतनी ज़्यादा डीशिल्डिंग होगी, डाउनफील्ड हायर डेल्टा की तरफ आपकी सिग्नल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सपोज कीजिए दो केस है। पहला केस है फ्री केस, जहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। सेकंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इन दोनों में से हायर डेल्टा पे कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये। ठीक है, आप देख सकते हैं 4 to 5 डेल्टा पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितने पे है, 0.5 to 1 पे। ठीक है, सो ये आपके पास था थर्ड इफेक्ट, और इन्हीं का जनरलाइजेशन ये इफेक्ट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा है कई बार, हाउ कैन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन, इथेलिन एंड एसिडिलीन। देखिए इथेन आपका एल्केन है, तो कहाँ पे सिग्नल आएगा, 0 से 2 ppm के पास। एल्कीन है, कहाँ पे सिग्नल था, 5 to 7 के बीच में। एल्काइन है, कहाँ सिग्नल था, 2 to अप्रोक्सीमेट 5 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सिग्नल या केमिकल शिफ्ट, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसको पढ़ लेना, ये एग्जाम में आते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है पीक एरिया और प्रोटॉन काउंटिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि हाँ भाई सिग्नल है, केमिकल शिफ्ट है, वगैरह वगैरह। बट क्या जो सिग्नल है उसका जो पीक है, ब्रॉडनेस है, क्या उससे भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? तो आंसर है यस। द इंटेंसिटी ऑफ पीएमआर सिग्नल मीन्स द एरिया अंडर दैट एब्जॉर्प्शन पीक एंड नॉट ओनली द हाइट ऑफ पीक। केवल हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरिया। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तब। सो एरिया अंडर पर्टिकुलर पीक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन दैट इज गिविंग राइज टू दैट ऑफ सिग्नल। यानी वो सिग्नल जितने प्रोटॉन की वजह से है उसके प्रोपोर्शनल एरिया मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक केस में 3 प्रोटॉन सिग्नल दे रहे हैं और एक केस में 6 प्रोटॉन। तो 3 वाले में जितना भी एरिया होगा, मान लीजिए x एरिया आया, तो 6 वाले में कितना एरिया आएगा, 2x, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो ब्रॉड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिग्नल है, एग्जाम्पल के लिए ये है। अच्छा, एक कंसेप्ट आपके पास और आता है, दैट इज द इंटीग्रेशन। द पीक एरिया इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड प्रोसेस इज नोन एज ए इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन पीएमआर में क्या है, दैट इज द पीक एरिया डिटर्मिनेशन। ठीक है, और उसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिखाते हैं, इंटीग्रल कर्व के फॉर्म में। ये आप दिखा सकते हैं, ये है इंटीग्रल कर्व। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन इन्वॉल्व है, यहाँ 10 है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो भी ये है आपका इंटीग्रेशन, ये एब्सोल्यूट नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं देगा, ये हमेशा क्या देगा, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कैसे वो समझिए। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे 6 वैल्यू आई है, यहाँ पे 10 आई है, तो आप कहेंगे कि ये जो सिग्नल ए है 6 प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने कर रहे हैं, 10। पर मॉलिक्यूल में देखिए, अब मॉलिक्यूल में देखो, ए वाले सिग्नल में केवल 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 5। तो ये तो बराबर नहीं हुए। लेकिन यदि आप रेशो लें, 3/5 होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर के प्रोटॉन्स की रेशो, और इनकी रेशो लीजिए 6/10, 2 से कट कर दीजिए 3, 5। तो पॉइंट समझ आ गया कि इंटीग्रेशन केवल रेशो बताता है। ठीक है, इंटीग्रेशन केवल रेशो बता रहा है, रिलेटिव क्वांटिटी बता रहा है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है इंटीग्रेशन एरिया से या पीक से, कि हमें रेशो मिल जाती है कि हाँ भाई ये रेशो हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये सेकंड वीडियो थी, और फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की हमने इस वीडियो में क्या क्या स्टडी किया, केमिकल शिफ्ट देखा, शील्डिंग डीशील्डिंग का कंसेप्ट देखा, साथ ही में हमने
स्केल्स देखे, डेल्टा स्केल क्या है, टाउ स्केल क्या है, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी बच्चे को डाउट कैरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। तो बच्चों पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।